नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना बेल्ट्रॉन अपना बिहार कंप्यूटर क्लासेस में। जैसा कि आपको इस बात की जानकारी है कि हम पिछले 2 सप्ताह से इस चैनल पर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के CBT एग्ज़ाम के सिलेबस को काफ़ी विस्तार के साथ पढ़ रहे हैं। तो चले आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम जानते हैं और जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि सॉफ्टवेयर है क्या और कंप्यूटर में इसका क्या इस्तेमाल है। इसके साथ साथ हम आज के टॉपिक में ये भी जानेंगे कि सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ें अपने आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम सॉफ्टवेयर है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है, एज यू आर अवेयर कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन, इट इज़ यूज़र हु इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। कहता है दोस्तों कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, उसी के अनुसार वो काम करता है। मानव सदृश तो वो है नहीं, एक तरह का मशीन है, हम ये पहले भी जान चुके हैं। तो कंप्यूटर पे हम जो भी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करते हैं उसको करने के लिए वही काम को करता है दोस्तों। आगे कहता है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क you have to give a set of instructions in a particular sequence to a computer। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि किसी भी काम को कंप्यूटर करने के लिए यूज़र के द्वारा एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इसी के मदद से वो इस काम को करता है जिसे हम कंप्यूटर को करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। कहता है These set of instructions are called program. Software refer to a set of program that makes the hardware perform a particular set of tasks in a particular order। कहता है दोस्तों कि दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। तो जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में दोस्तों, और जो भी काम करने के लिए हम एक इंस्ट्रक्शन जो सीक्वेंस के रूप में होता है उसको सेट करते हैं कंप्यूटर में करने के लिए, उसे प्रोग्राम कहा जाता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है, सॉफ्टवेयर रिफर टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट्स मेक द हार्डवेयर परफॉर्म अ पार्टिकुलर सेट ऑफ अ टास्क इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। कहता है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर का मुक्ता अनेकों काम होते हैं दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, वो हर तरह के हार्डवेयर के लिए बना होता है दोस्तों। कंप्यूटर में जैसे हम देखते हैं कि हमारा CPU एक डब्बे के रूप में होता है, लेकिन उसके अंदर DVD, आपका हार्ड डिस्क, आपका रैम, आपका SMPS, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और हर पार्टिकुलर हार्डवेयर के लिए पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। तो जिस भी सॉफ्टवेयर में हमको काम करना होता है दोस्तों, उसके लिए एक पार्टिकुलर ड्राइव बना हुआ होता है और उस हिसाब के हार्डवेयर से हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्ट करके अपने काम को करते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि सॉफ्टवेयर को कैटेगरी वाइज के रूप में बांटा गया है, जिसे हम फिगर 1.17 में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा फिगर 1.17 है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है कि सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है और उससे जो बटा है उसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर दूसरा यूटिलिटीज़ आता है। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं उसमें पहला हमारा जनरलाइज्ड पैकेज है और दूसरा हमारा कस्टमाइज्ड पैकेज है। तो हम इन सारी चीज़ों को काफ़ी विस्तार से आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और उसको किस रूप में बांटा गया है और उसका कंप्यूटर में काम क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है, व्हेन यू switch on the computer, the program stored in ROM are executed which activated different units of your computer and make it ready for you to work on it। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब कभी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं या हम कहें तो उसको स्विच ऑन करते हैं, तो जो भी डाटा हमारे रोम में स्टोर होता है वो एक्टिवेट होता है और जितने भी यूनिट उससे कनेक्ट होते हैं सभी में एनर्जी जाती है और सभी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
आगे कहता है दिस सेट ऑफ प्रोग्राम कैन बी कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ये जो सारे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर का काम करने के लिए उद्देशित करते हैं, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आगे कहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है दोस्तों आगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर अ सेट ऑफ प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर, कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है प्रोग्रामों के इस सेट को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के वे सेट हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधन को प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे कि विंडो 7, विंडो 10 या मान लेते हैं विंडो एक्सपी, ये जो होते हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं, यह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है दोस्तों An operating system is a system software that provides an interface for a user to communicate with the computer, manages hardware, device, disk device, keyboard, monitor, etc. Manages and maintains disk file systems and support application program. Some popular operating systems are Unix, Windows and लिनक्स। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आगे कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। हार्डवेयर यंत्रों जैसे कि डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि का प्रबंधन करता है, डिस्क फाइल सिस्टम का प्रबंधन और देखरेख करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को सहयोग करता है। यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनक्स कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। अगर हम विंडो का बात करें तो नॉर्मली हम पर्सनल घर के लिए जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें विंडोज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन आज के दौर में जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों कंप्यूटर सेंटर्स में, उसमें लिनक्स का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहता है दोस्तों, आगे कहता है दोस्तों ऑल्दो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ऑल द फ्यूचर यूजर नीड टू यूज़ एंड मेंटेन देयर सिस्टम्स inevitably they still do not meet everyone's expectations। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को वो सारी सुविधाएं प्रदान करता है जो सिस्टम का उपयोग करने तथा उसका अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यह सभी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर हम एक एज अ मानव मतलब इंसान के रूप में जो सारी चीज़ें एक साथ चाहते हैं दोस्तों, वो कंप्यूटर में नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो भी कुछ हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्ट करेंगे बस वो उसी चीज़ को करता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी ख्वाहिशों तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी ख्वाहिशों के अनुसार कंप्यूटर चले तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो हम काम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्ट करेंगे वही वो करता है। आगे कहता है दिस हैज़ लेड टू अनदर टाइप ऑफ system software called utilities. These are programs that bridge the gap between the functionality of an OS and the needs of user। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, आगे कहता है यूटिलिटीज़ एक प्रोग्राम है दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को मिटाता है। यूटिलिटीज़ प्रोग्राम का एक विशेष श्रेणी के सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग भी होता है। जैसे कि देखिए यूटिलिटीज़ प्रोग्राम आर अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज कंप्रेस। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, यूटिलिटीज जो प्रोग्राम है उसको हम कंप्रेस के रूप में भी पढ़ सकते हैं, जो आज हम जिप फाइल इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर हम अनजिप कहते हैं। तो बड़े बड़े फाइलों को दोस्तों जिप और अनजिप का यही तात्पर्य है दोस्तों। जिप हम जब भी किसी फाइल को या फोल्डर को करते हैं तो बहुत बड़े बड़े फाइलों को छोटे से फाइल में मतलब क्या बोलते हैं उसको कंप्रेस कर देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्प्लिट एंड ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो यूटिलिटीज की ये बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों, जिप फाइल, अनजिप फाइल, हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या बहुत सारे जो ज्वाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ये सारी यूटिलिटीज़ में आते हैं। आज इस सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है कि बड़े बड़े फाइलों को हम छोटे फाइल में जिप कर लेते हैं और जब हम इसको अनजिप करते हैं दोस्तों तो वो अपने फिर बाद में ओरिजिनल मात्रा में या ओरिजिनल रूप में आ जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहता है, कहता है
Application software is a set of programs which are written to perform specific tasks. For example, an application package for managing library known as a library information system is used to manage information of library such as keeping book details, account holder details, book इश्यूज डिटेल्स, बुक रिटर्न डिटेल्स एक्सेट्रा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं और जिस प्रकार का काम हमको करना होता है उस प्रकार के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा काम बुक कीपिंग का है तो हम उस हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाते हैं जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मान लेते हैं हमारा काम बैंक में है तो पासबुक अपडेट करने के लिए करते हैं, या मान लेते हैं खाता को डेबिट क्रेडिट करने के लिए करते हैं तो उस प्रकार का सॉफ्टवेयर मान लेते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई कपड़ा का दुकान है दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तात्पर्य उस सॉफ्टवेयर से है जिसको हम अपने पर्सनल काम में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और जिस प्रकार का काम हमको उस सॉफ्टवेयर से लेना होता है उसी प्रकार से उस एप्लीकेशन को बनवाते हैं दोस्तों। इसके बारे में कहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है जिसे विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन पैकेज को पुस्तकालय को प्रबंधित करता है, उसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसका उपयोग पुस्तकालय की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, जैसे किताबों की जानकारी रखना, लेखा धारक की जानकारी रखना, किताबों के वितरण की जानकारी रखना, किताबों को वापस करने की जानकारी रखना इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन अगर हम लाइब्रेरी के लिए बनवाते हैं तो उसमें यही काम होगा कि मतलब जो भी बच्चा है वो किताब उसमें कब लिया, कब दिया, वो सारे इंस्ट्रक्शन इसमें मौजूद होते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम कोई सॉफ्टवेयर किसी स्कूल को चलाने के लिए करते हैं तो उसमें पूरे टीचर का डिटेल्स, बच्चे का डिटेल्स, पूरे एकेडमी की जो सिलेबस है उसका वो डिटेल्स होता है दोस्तों। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हम लोग के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, जिस प्रकार से हमको काम लेना होता है दोस्तों उस प्रकार का हम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। यहाँ पे जो हम दिखा रहा है ये लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते कहता है, अनदर एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट डिटेल्स इज कॉल्ड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए हम इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम लाइब्रेरी के लिए बनवाते हैं तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, अगर हम मान लेते हैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए बनवाते हैं तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। अब देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या यूज़ है। देखिए बोलता है, मैनेज स्टूडेंट्स रोल नंबर, नेम, पेरेंट्स नेम्स, एड्रेस, क्लास, सेक्शंस, प्रोग्रामिंग ऑफ एग्जामिनेशन, रिजल्ट्स एक्सेट्रा। पीछे हम इस बात को क्लियर कर चुके हैं दोस्तों कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर स्कूल के लिए बनवाते हैं उसमें क्या होगा, टीचर्स का डिटेल्स होगा, पेरेंट्स का डिटेल्स होगा, बच्चों का डिटेल्स होगा, एकेडमिक जो भी एग्ज़ाम का जो प्रोसेस उसका डिटेल्स होगा, सेक्शंस होगा, क्लासेस होगा या उनका एड्रेस होगा। इस प्रकार से अगर हम देख सकते हैं दोस्तों तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। देखते हैं कि इसका दो भाग क्या है और उसका क्या काम है। सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है जनरलाइज पैकेज और दूसरा है कस्टमाइज पैकेज। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनरलाइज पैकेज क्या है दोस्तों। जनरलाइज पैकेज का जो कंप्यूटर में उपयोग है दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए जनरलाइज पैकेज के बारे में क्या कहता है, दीज आर यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर रिटन टू cater to user very general needs such as preparing document, drawing pictures, database to manage data, information, preparing presentations, play game, etc. अगर हम जनरलाइज पैकेज के बारे में बात करें दोस्तों तो ये उपयोक्ता के लिए काफ़ी सहायक सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोक्ता की समान ज़रूरतों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि दस्तावेजें तैयार करना, चित्र बनाना, डाटा का प्रबंधन करना, डेटाबेस को तैयार करना, प्रेजेंटेशन को बनाना, खेल इत्यादि की क्रियाएं करना। तो कहने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जनरलाइज पैकेज में सारे चीज़ पहले ही से ही इनबिल्ट होते हैं और इसका इस्तेमाल हम अपने उपयोग के अनुसार करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड जनरल पर्पस टूल्स टू सोल्व स्पेसिफिक प्रोग्राम। सम ऑफ जनरलाइज पैकेज आर लिस्ट बिलो। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जनरल जो पैकेज होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वो मतलब सभी यूजर के लिए समान होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी यूजर के लिए अलग, किसी यूजर के लिए अलग, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कंप्यूटर में हम जनरलाइज पैकेज की बात करते हैं तो ये चाहे कंप्यूटर कोई भी चलाने वाला हो, चाहे ये कंप्यूटर स्कूल में यूज हो रहा हो, लाइब्रेरी में यूज हो रहा हो, हॉस्पिटल में यूज हो रहा हो, सभी में जनरल पैकेज एक समान होते हैं और सभी के लिए ये समान रूप से काम करते हैं। इसमें बहुत सारे जो पैकेजेस हैं जिसका इस्तेमाल हम
डॉक्यूमेंट तैयार करने में, प्रेजेंटेशन तैयार करने में, रिजल्ट तैयार करने में, हॉस्पिटल का बिल तैयार करने में, या हम कह सकते हैं कि स्कूल का बिल तैयार करने में करते हैं, उसके बारे में कहता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले कहता है दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हम जो भी मान लेते हैं बायोडाटा बनाते हैं या किसी का मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम उसका काम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का सबसे जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो कहता है फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, OpenOffice.org, राइटर। मतलब ये सब जो है दोस्तों, ये इसका रूप है और इस नाम से ये जाना जा सकता है दोस्तों। मार्केट में अगर हम चाहें तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। हम वर्ड परफेक्ट भी ले सकते हैं, MS वर्ड भी ले सकते हैं, OpenOffice.org भी ले सकते हैं और राइटर भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इससे संबंधित प्रश्न भी बिल्टन के डाटा एंट्री एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, कि जो हमारा वर्ड परफेक्ट है वो किसका रूप है, MS वर्ड का है, MS पावर पॉइंट का है, और या MS एक्सेल का है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो आपका जो वर्ड परफेक्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका प्रश्न बिल्टन डाटा ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया था कि जो वर्ड परफेक्ट है वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए मतलब MS ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है। इससे स्प्रेडशीट के बारे में कहता है दोस्तों कि डाटा एनालिसिस, लोटस स्मार्ट सूट्स, MS एक्सेल्स, OpenOffice.org, कैल्सी, एप्पल नंबर। तो कहने का मतलब यहाँ दोस्तों ये जो पैकेज है स्प्रेडशीट का, ये काफ़ी नामों से मार्केट में बिकता है दोस्तों। अगर हम चाहें तो लोटस स्मार्ट सूट्स के नाम से भी इसे हम परचेज कर सकते हैं, MS एक्सेल के रूप में भी इसे हम जान सकते हैं, OpenOffice.org, कैल्सी के नाम से भी हम मार्केट में इसको परचेज कर सकते हैं, और एप्पल नंबर्स के नाम से भी। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं बिल्टन एग्जाम में कि लोटस स्मार्ट सूट्स है वो किससे रिलेटेड है, या मान लेते हैं कि जो एप्पल नंबर है वो किससे रिलेटेड है, वो MS ऑफिस 2016 का किससे रिलेटेड है, MS वर्ड से, MS पावर पॉइंट से, या फिर MS एक्सेल से। तो दोस्तों ये हमारा स्प्रेडशीट से रिलेटेड है और इन नामों से इसको हम मार्केट में परचेज कर सकते हैं। आगे बोलते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, MS पावर पॉइंट, OpenOffice.org, इम्प्रेस। कहने का दोस्तों जो भी तात्पर्य यह है इसका प्रेजेंटेशन का कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और किस किस नाम से इसे जाने जाते हैं। अगर हम मार्केट में इसको हम परचेज करना चाहें तो किस किस रूप में इसको खरीद सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर खरीदना है दोस्तों, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर हमारा MS पावर पॉइंट है। उसके बाद अगर हम मार्केट से परचेज करें तो प्रेजेंटेशन ग्राफी भी कर सकते हैं, OpenOffice.org, इम्प्रेस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जिसका डायरेक्ट प्रश्न प्रैक्टिकल का जो होता है दोस्तों बिल्टन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मतलब ये जो तीनों चैप्टर है दोस्तों MS ऑफिस में हमारा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, इस तीनों को काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न जो प्रैक्टिकल के होते हैं कि मतलब कितने रो होते हैं, कहाँ टास्क बार होता है, कहाँ स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आगे इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि मतलब ये क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, इससे कैसे कैसे प्रश्न बिल्टन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है दोस्तों। MS SS, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइज बेस, MS SQL सर्विस, ओरेकल, ये सभी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है दोस्तों, जो मार्केट में उपलब्ध है इस रूप में दोस्तों। आगे बोलता है ग्राफिक टूल्स, पेंटशॉप प्रो, एडोब फोटोशॉप। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, यहाँ ये बताना चाह रहा है दोस्तों कि जो हमारा जनरलाइज पैकेज है वो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये पहले से इनबिल्ट किस रूप में आता है। तो अगर हम जनरलाइज पैकेज का बात करें दोस्तों, अगर हमें डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें कोई डाटा बनाना है, कोई रिजल्ट बनाना है या कोई बिल बनाना है, तो फिर हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं हमको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है दोस्तों, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई ग्राफिक टूल के बारे में काम करना है, एक बताओ दोस्तों, ग्राफिक टूल्स में जो एडोब फोटोशॉप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको भी हम काफ़ी बारीकी से आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जानना यहाँ जरूरी है दोस्तों कि 3 चीज़ के बारे में तो हम जान चुके हैं कि हमारा
वर्ड प्रोसेस सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, स्प्रेडशीट का क्या काम है, प्रेजेंटेशन का क्या काम है। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, MSSS। इसका भी इस्तेमाल आज के दौर में हो रहा है, जिसको हम आगे जानेंगे दोस्तों काफ़ी अच्छे ढंग से। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कस्टमाइज प्रोग्राम क्या है दोस्तों। हमारा जो कस्टमाइज प्रोग्राम पैकेज यहाँ बोल रहा है, इसको भी हम आगे देखते हैं क्या बोलता है। कस्टमाइज पैकेज के बारे में कहता है दोस्तों, दीज आर द एप्लीकेशन दैट आर कस्टमाइज और डेवलप टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल इंस्ट्रक्शन। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हम पीछे अभी पढ़ रहे थे कि मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम जाने दोस्तों कि इसको दो भागों में बांटा गया है, जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। जनरलाइज पैकेज वो होता है दोस्तों, हम आपको इस चीज़ को पहले बता चुके हैं कि सभी यूजर्स के लिए समान होता है। लेकिन जो कस्टमाइज पैकेज होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वो विभिन्न संस्थानों और विभिन्न इंस्टीट्यूशन के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, तैयार करवाए जाते हैं दोस्तों। कहने का तात्पर्य जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस प्रकार का काम करवाना होता है दोस्तों, वो उस प्रकार के कस्टमाइज पैकेज को तैयार करवाता है। लेकिन ये आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही दोस्तों। देखिए अगर कहता है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, पेरोल पैकेज, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अगर कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स का पैकेज तैयार करवाते हैं तो उसमें हम जो भी डाटा को इनपुट करेंगे वो स्टूडेंट्स रिलेटेड होगा। पेरोल के बारे में बोलता है दोस्तों, तो उसमें भी पे से रिलेटेड सारी चीज़ आएंगी। इन्वेंट्री के मतलब जो भी स्टॉक वगैरह इसमें हम एंट्री करेंगे दोस्तों। तो कस्टमाइज पैकेज स्तर पर इस पैकेज का है दोस्तों कि मतलब उसमें हम अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर तैयार करवाते हैं और जिस प्रकार का काम हमको उस एप्लीकेशन से लेना होता है उससे लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कहता है These packages are developed using high level computer language। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कस्टमाइज पैकेज का इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है दोस्तों कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है और कैसे डेवलप किया जाता है। तो इसके डेवलपमेंट में काफ़ी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। आइए हम जानते हैं कि उन कंप्यूटर लैंग्वेजों को हम क्या कहते हैं और कैसे जानते हैं, उसमें क्या कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कहता है, लैंग्वेज आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉर्मली पीपल इंटरेक्ट विद द each other through a language on the same pattern। communication with computer is carried out through a language। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, कह रहा है इसमें जिस तरह से इंसान अपने बातचीत को करने के लिए एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी अपने काम और बहुत सारे मतलब क्रियाओं को करने के लिए एक तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बोथ बाय यूजर्स एंड द मशीन। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ये लैंग्वेज ऐसा होता है जो इंस्ट्रक्टर तो उसमें इंस्ट्रक्ट करता है और जिसे मशीन द्वारा समझा जाता है दोस्तों। तो लैंग्वेज एक ऐसी प्रक्रिया कंप्यूटर में है दोस्तों जो यूजर द्वारा इनपुट किया जाता है और मशीन द्वारा समझा जाता है। लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छा से कहता है दोस्तों। देखिए क्या कहता है, भाषाएं संचार का एक साधन है। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसी आधार पर भाषा के द्वारा कंप्यूटर के साथ संचार किया जाता है। यह भाषा उपयोगकर्ता और मशीन दोनों के द्वारा समझी जाती है। प्रत्येक भाषा की तरह जैसे ही अंग्रेजी हिंदी के अपने व्याकरण के नियम है। देखिए दोस्तों कहता है, जस्ट एज एवरी लैंग्वेज लाइक हिंदी इंग्लिश हैज ग्रामेटिकल रूल्स, एवरी computer language is bound by rules known as syntax of that language. This user is bound by that syntax while communicating with the computer system। कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाहे हम उर्दू पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, सभी का अपना अपना ग्रामर होता है और अपने अपने नियम कायदे होते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के भी जो लैंग्वेज होते हैं उसके भी नियम कायदे होते हैं दोस्तों, जिसको हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। और ये बहुत तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों। लैंग्वेज को भी कई भागों में बांटा गया है दोस्तों। देखिए कहता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। पहला जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। द टर्म लो लेवल मीन्स क्लोजनेस टू द वे इन विच मशीन्स अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेजेस आर। लो लेवल लैंग्वेजेस को भी कुछ हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। जिस प्रकार से कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ हिस्सों में बांटा गया है, उसी प्रकार से लो लैंग्वेज जो उसका पहला भाग है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बोलता है दोस्तों मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज है क्या दोस्तों। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में कहता है, लो लेवल लैंग्वेज का अर्थ उस मौलिक तरीके से है जो मशीन को समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण में हमारा है दोस्तों मशीन लैंग्वेज। देखते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में क्या है, वो क्या कहता है। दिस इज द लैंग्वेज
इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस कॉल्ड बाइनरी नंबर। मशीन लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों जीरो एंड वन है। कंप्यूटर में मतलब जो भी डाटा हम फीड करते हैं दोस्तों वो 0 से 1 के अंतर्गत ही आता है, और ये 0 और 1 काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में बाइनरी नंबर कहते हैं। अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर इट इज़ मशीन डिपेंड्स इट डिफिकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आम इंसानों के लिए काफ़ी मुश्किल है जो कंप्यूटर से रिलेटेड इसको काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ता है, जानता है, या इसमें काफ़ी मतलब जुड़ के पढ़ता है दोस्तों, या इसमें इंजीनियरिंग करता है, जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ता है दोस्तों, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है, कंप्यूटर में BCA MCA वगैरह जो करता है दोस्तों, वो इसको काफ़ी बेहतर से जानता है। नॉर्मली हम तो बस हमारा पढ़ने का एकमात्र साधन कंप्यूटर के कुछ सामान्य ज्ञान को जानना और अपना ब्रेटोन को पास करने का दोस्तों, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा ब्रॉडली नहीं मोटा मोटी पढ़ते हैं दोस्तों, कि जिससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आए और उसको हम हल कर सके दोस्तों। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में यही है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, ये 0 से 1 के बीच में होता है और बाइनरी नंबर इसको हम कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लैंग्वेज के बारे में कहता है दोस्तों, This is language where the machine codes compressings of zeros and ones are substituted by symbolic codes called mnemonics to improve their understanding. It is first step to improve programming structure. कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों असेंबली लैंग्वेज के बारे में बोलता है, इस भाषा में मशीन को 0 और 1 को सांकेतिक कोड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे निमोनिक्स कहते हैं, ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधारने के लिए भी यह प्रथम चरण है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज अ सिंपलर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग दैट मशीन लेवल प्रोग्रामिंग। इट इज ईजियर टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स इन असेंबली लैंग्वेज दैट इन मशीन लैंग्वेजेस प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो मशीन डिपेंड्स। प्रोग्रामर्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ मशीन ऑन विच द प्रोग्राम विल रन। आगे कहता है दोस्तों, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है और इसमें कम समय लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियां को ढूंढना और उन्हें ठीक करना काफ़ी आसान होता है। ये भी मशीन पर निर्भर होता है। प्रोग्रामर को उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए जिसे प्रोग्राम चलाना है। तो कहने का दोस्तों मतलब है, अगर हम पूर्ण रूप से एक बात कहें दोस्तों, तो ये कंप्यूटर का एक प्रकार का नॉलेज है दोस्तों, जिसके मतलब मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, चाहे वो जनरल पैकेज का हो या फिर कस्टमाइज्ड पैकेज का हो। मतलब इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के निर्माण में इस प्रकार के लैंग्वेजों का इस्तेमाल होता है दोस्तों। आगे बढ़ते और पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है दोस्तों। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में कहता है दोस्तों, यू नो दैट लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव नॉलेज of the hardware since it is machine depend to overcome the limitations। कहता है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, आप जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर के लिए विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मशीन पर निर्भर होती कहते हैं मशीन पर निर्भर होती है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है। आगे कहता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ बीन इन्वॉल्व विच यूजेस नॉर्मल इंग्लिश लाइक इजी टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। हायर लेवल लैंग्वेज आर कंप्यूट इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग बिकम्स क्वाइट इजी एज एंड सिंपल। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, कहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है दोस्तों समस्याओं को हल करने के लिए समान और आसानी से समझाने योग्य अंग्रेजी कथनों का उपयोग करती है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती और इसमें प्रोग्रामिंग करना काफ़ी सरल होता है। नीचे देखें दोस्तों, वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज आर गिवन बिलो। हाई लेवल लैंग्वेज के भी कुछ प्रकार है दोस्तों, जिसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्तों है बेसिक, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज़ वाइडली यूज इजी टू लर्न जनरल पर्पस लैंग्वेज मेनली यूज इन माइक्रो कंप्यूटर इन ईजियर अर्लियर डे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, बेसिक जो है यह व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है एवं आसानी से सीखी या समझने वाली उपयोग की जाने वाली भाषा है। प्रारंभिक दिनों में मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता था। बेसिक जो था दोस्तों ये भी एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है, जो पहला हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रारंभ में इसका ही इस्तेमाल माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता था। डायरेक्ट इससे प्रश्न बेल्टों में पूछे जाते हैं दोस्तों कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिक का फुल फॉर्म हमारा है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आगे बढ़ते हैं और कोबोल के बारे में पढ़ते हैं। कोबोल के बारे में क्या कहता है दोस्तों, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज
स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यूज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों ये कोबल का इस्तेमाल हम व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए की जाने वाली एक मानवकृत भाषा के रूप में करते हैं। आगे फिर इसका जो तीसरा प्रारूप है दोस्तों वो है फॉर्टन। फॉर्टन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है दोस्तों। डेवलप फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अमॉन्ग साइंटिफिक कम्युनिटी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों फॉर्टन के बारे में कहता है कि इसका निर्माण गणित संबंधी और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए किया गया है। यह वैज्ञानिक समुदाय के लिए काफ़ी लोकप्रिय भाषा है। यानी वैज्ञानिक जो भी मतलब आविष्कार करते हैं मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में या किसी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर्टन का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का अगला प्रारूप क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे है सी और C++। सी जो है दोस्तों उसके बारे में कहता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर ऑल पर्पज सच एज साइंटिफिक एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशन, डेवलपिंग गेम्स एक्सेट्रा। सी जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों उसका इस्तेमाल क्या है, जिसका उपयोग सभी उद्देश्यों के लिए, जिसका उपयोग मतलब सी लेवल लैंग्वेज का दोस्तों। सी लेवल लैंग्वेज का उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों, गेम्स को विकसित करना, इस प्रकार के कामों में किया जाता है दोस्तों। आगे है C++, पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर जनरल पर्पस। C++ के बारे में कहता है दोस्तों C++ लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग समान उद्देश्य के लिए किया जा सकता है दोस्तों। ये सारे कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों, जिसका उपयोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर को बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग पहले भी किया जाता था और आज भी किया जाता है दोस्तों। आज का जो C++ है दोस्तों इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये आधुनिक रूप है मतलब इस लैंग्वेज का दोस्तों। तो ये तो आज हम लोग सीखे दोस्तों कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता है और इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या है दोस्तों और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो हमने ये जाना दोस्तों कि इसमें हमको क्या क्या सीखने को मिला और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, पेल्ट्रॉन के एग्जाम में। प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्टन का फुल फॉर्म क्या है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, C++ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है या फॉर्टन का इस्तेमाल किस प्रकार के साइंटिस्टों के द्वारा किया जा सकता है, फिजिकल, केमिस्ट्रिकल इत्यादि दोस्तों। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था दोस्तों वो था सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसको हम जाने और समझे दोस्तों। अगला क्लास हम जब लेके आएंगे दोस्तों तो उसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या है दोस्तों। मतलब वाजिब है कि हम ये जाने दोस्तों ये कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर का काफ़ी बड़ा स्टोरेज होता है। जो भी डाटा हम उसमें सुरक्षित रखते हैं वो काफ़ी दिनों तक सेव होता है जब तक कि यूज़र द्वारा उसको डिलीट ना किया जाए। तो अगला जो हमारा क्लास होगा दोस्तों वो कंप्यूटर के मेमोरी पे होगा कि मेमोरी किस प्रकार के कंप्यूटर के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से तथ्य उसमें आते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे ये अनुरोध है दोस्तों कि मेरे चैनल को जितना से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इस चैनल पे दोस्तों बहुत सारा चीज़ हम कंप्यूटर के बारे में बताने वाले हैं जो आपके पेल्ट्रॉन एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अगर आप इन सारे क्लासों को काफ़ी बारीकी से पढ़ते हैं दोस्तों तो आपका जो कंप्यूटर का CBT एग्ज़ाम है 100% निकलेगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप मेरे चैनल पे काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। एक और बात दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है और आप आगामी बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर एवं बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की परीक्षा जो कि 2020 में आयोजित होनी है को पास करना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एक दूसरे के साथ साझा करें और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। आपका अपना डिजिटल साथी मोहम्मद तनवीर हसन।